अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुसैन जुल्फ़िकार है और मैं रेसिकेम प्राइवेट लिमिटेड में सेल्स एंड मार्केटिंग के फ़राइज़ अंजाम देता हूँ। आज की इस प्रेजेंटेशन में हम इंडस्ट्रियल इपॉक्सी फ्लोरिंग करने से पहले एक इंस्पेक्शन चेकलिस्ट के मुतालिक डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द टेबल ऑफ कंटेंट। सबसे पहले तो हम जो फ़र्श का लेवल है और उसकी जनरल कंडीशन चेक करेंगे। उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि फ़र्श की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती कितनी है। काम शुरू करने से पहले पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए, काम करने के लिए कौन कौन से टूल्स रिक्वायर्ड हैं, काम करने से पहले जो इपॉक्सी का मटेरियल है वो किन हालात में स्टोर होना चाहिए, काम शुरू करने से पहले जो आसपास का एरिया है उसकी प्रोटेक्शन के मुतल्लिक, फिर जो सरफेस की ग्राइंडिंग है और सरफेस प्रेपरेशन और प्राइमर लगाने से पहले सरफेस के क्या हालात होने चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद कुछ हमारे प्राइमर लगने के बाद जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सो टू स्टार्ट ऑफ विच सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपने जो फ़र्श है उसकी एक जनरल कंडीशन चेक कर लें, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो फ़र्श का लेवल है। फ़र्श का लेवल सीधा होना बहुत ज़रूरी है। इन केस अगर फ़र्श का लेवल सीधा नहीं है, 4-6 mm का है या 2 mm का है, तो वो तो लेवल जो है वो सेल्फ लेवलिंग इपॉक्सी से भी कवर हो सकता है। अदरवाइज़ अगर लेवल बहुत ही ज़्यादा आउट हैं या बहुत ज़्यादा खड्डे या बेवल्स हैं हमारी स्क्रीड में, तो वो जो है हमें पहले प्रॉपर्ली एक स्क्रीड या एक फ़र्श डाल के हमारी जो फ्लोर का लेवल है उसे दुरुस्त करना पड़ेगा। सेकेंडली, फ्लोर में क्रैक्स जो है वो ना हो या कम से कम हो, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर के क्रैक्स ऐसे हैं जिसकी वजह से फ़र्श में हमारा खोखलापन या हॉलो साउंड है, तो उस फ़र्श को पूरा रिमूव करके दोबारा से फ़र्श रिपेयर किया जाना चाहिए, जिसमें हमारे पास रिपेयरिंग के भी हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें पैच 365, पैच 365 प्लस, पैच इपॉक्सी 111 और मुख्तलिफ दूसरे प्रोडक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। अब वो फ़र्श की नौइयत देख के, फ़र्श की स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट और उसकी यूजेज की रिक्वायरमेंट देख के हम प्रॉपर जो है वो सरफेस पैचिंग या सरफेस रिपेयरिंग मटेरियल जो है हम रेकमेंड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमारा फ़र्श सॉलिड है लेकिन हमारा क्रैक्स जो है वो थोड़े से वाइड ओपन है, तो हम हमारा क्रैक फिलर, जिसमें फिलर का रेशो या फिलर की मिकदार थोड़ी कम करके इसको पोरेबल करके क्रैक्स के अंदर प्रॉपर पूरा पोर करके ग्राइंड करके लेवल भी कर सकते हैं। नाउ वंस वी हैव आवर फ्लोर, जो कि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि इसके क्रैक्स भी दुरुस्त है और फ़र्श भी दुरुस्त है, हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि हमारे फ्लोर की इट्सेल्फ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो दुरुस्त है। फ़र्श की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए एक श्मिट हैमर का टूल आता है जिसके अंदर एक स्प्रिंग भी लगा होता है, जिसे बेसिकली हम फ़र्श पे एक दफ़ा ये हैमर एक दफ़ा इसकी अपने अंदर एक स्प्रिंग लगा होता है, इसका अपना एक टेस्टिंग का मैकेनिज़्म है, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो फ़र्श है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी, यानी कि उसकी मजबूती कितनी है। हमें ये चीज़ इंश्योर करनी है कि कम से कम भी जो फ़र्श की इंडस्ट्रियल इपॉक्सी फ्लोरिंग से पहले जो स्ट्रेंथ है वो 3.5 से 4,000 PSI होनी चाहिए। अब जब हमने ये चीज़ कर ली कि भाई हमारा फ़र्श लेवल में है, इसके क्रैक्स सारे ओके हैं, इसके ऊपर इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ठीक है, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पोर्शन होता है वो मॉइस्चर कंटेंट होता है। जनरल एप्लीकेशन के लिए जहाँ पे मटेरियल की स्टोरेज है या इस तरह की कोई चीज़ें हैं, वहाँ पे 5% से ज़्यादा फ्लोर का मॉइस्चर एक्सीड नहीं करना चाहिए। और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एप्लीकेशंस है जहाँ जैसे कोई मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, कोई फार्मास्यूटिकल है, या जहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इक्विपमेंट रखना है जहाँ पे वैसे भी मॉइस्चर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वहाँ पे 2% से ज़्यादा मॉइस्चर जो है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए। अब मॉइस्चर को मेजर करने के लिए हमारे पास एक टूल है जिसे हम मॉइस्चर मीटर कहते हैं। ये मॉइस्चर मीटर से जो है बेसिकली आप फ़र्श में हल्का सा कहीं पे एक छोटा सा कोई एरिया पिक करते हैं और वहाँ पे मॉइस्चर मीटर की नीडल प्लेस करते हैं, तो ये आपको बता देता है कि इर्द गिर्द या उस पर्टिकुलर स्पेस में कितना मॉइस्चर है। तो हमें ज़रूरी है कि फॉर एवरी आई वुड से 10x10 स्पेस विच वुड बी अराउंड 100 स्क्वायर फुट, मुख्तलिफ स्पेसिस पे जाके जो है हमें अपने फ़र्श का मॉइस्चर चेक करना चाहिए टू मेक श्योर दैट द एवरेज मॉइस्चर डज नॉट एक्सीड 5% और 2% इन सम केसेस। नाउ वंस वी हैव दिस फैक्ट एस्टैब्लिश्ड कि मेरा फ़र्श
जो है वो लेवल है। अच्छा, फ़र्श के लेवल पे एक चीज़ मैं और बताता याद चलूँ कि फ़र्श हमेशा 180 डिग्री के एंगल में ना हो, थोड़ा सा कहीं पे स्लोप हो, ताकि फ्यूचर में कभी अगर हम फ़र्श की धुलाई करें या वॉशिंग करें तो पानी को बहने का कोई हल्का सा रास्ता मिलना चाहिए, ताकि पानी एक फ्लैट सरफेस पे कहीं खड़ा ना रहे। पानी हो गया, क्लीनिंग के डिटर्जेंट एजेंट्स हो गए, और हमेशा वो पानी जो है ना, या वो उस एरिया का स्लोप जो है किसी ना किसी प्रॉपर ड्रेन पॉइंट की तरफ होना चाहिए, ख्वाह वो फिर कोई पार्किंग हो, कोई स्टोरेज एरिया हो, कोई इंडस्ट्रियल स्पेस हो, जो भी हो, लेकिन ओवरऑल फ्लोर के ऊपर जो है स्लोप होना, और उसका डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए, मिसाल के तौर पे बीच में कहीं पे हमारी मशीनरी है, ऐसा कुछ है, तो हल्का फुल्का स्लोप ऐसा होना चाहिए हमारा कि हमारा पानी जो है वो किसी ना किसी ड्रेन पॉइंट की तरफ जाता हुआ हो, ताकि फ्यूचर में जब हम कोई क्लीनिंग करें या कोई ऐसी चीज़ हो तो पानी कोई एक जगह पे हमारा खड़ा ना रहे। अब हम बात करते हैं, जब ये तमाम तर चीज़ें हमने एक दफ़ा चेक कर ली, हमने ये चेक कर लिया कि भाई हमारा फ्लोर ओके है, क्रैक्स ओके है, क्रैक्स की प्रॉपर रिपेयरिंग हो चुकी है, उसके बाद हमारे जो है इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ठीक है, और हमारे पास जो है फ़र्श में किसी किस्म का मॉइस्चर नहीं है, तो कुछ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं जिसमें हमारे पास हेलमेट्स, ग्लव्स, सेफ्टी शूज़, सेफ्टी गॉगल्स, फेस प्रोटेक्शन मास्क, एयर मफ, अगर इर्द गिर्द के एरिया में कोई बहुत ज़्यादा आवाज़ हो, या अगर हम किसी चिज़ल हैमर या कहीं से कोई ब्रिज, कोई तोड़ फोड़ का या कोई क्रैक ओपनिंग का काम कर रहे हैं, और सेफ्टी जैकेट्स, अगर जिस एरिया में हम काम कर रहे हैं और वहाँ पे आसपास में कोई दूसरी एक्टिविटी हो रही है तो प्रॉपर रिफ्लेक्टिव सेफ्टी जैकेट्स होना भी बहुत ज़रूरी है। अब हम आते हैं कुछ टूल्स जो कि ज़रूरी हैं इपॉक्सी फ्लोरिंग का काम करने के लिए, जिसमें हैमर और चिज़ल सबसे पहले, जिसे हम छेनी और हथौड़ा कहते हैं, कि इनकेस अगर कहीं पे कोई चिपिंग विपिंग का काम हो, ग्राइंडिंग मशीन कि अगर हमें लेट सपोज खड़े ग्राइंडर से कोई क्रैक खोलना हो, या अगर हमें कोई छोटा एरिया है जहाँ पे हमारी क्या कहते हैं ग्राइंडिंग मशीन बड़ी नहीं जा सकती, वहाँ पे अगर हमें कोई ग्राइंडिंग करनी हो तो वहाँ पे जो है स्क्रैपिंग करनी हो या ग्राइंडिंग करनी हो फर्श पे, तो ग्राइंडिंग मशीन। उसके बाद तगाड़ी, जिसे हम सादा ज़बान में कहते हैं, इंग्लिश में हॉक कहते हैं, जिसके अंदर हम सारा माल वगैरह मिक्स कर सकते हो। करंडी, जिसे मेसनरी ट्रॉवल भी कहते हैं, उससे मटीरियल मिक्स करने के लिए। बिजली का एक्सटेंशन बोर्ड, अगर के जो कि हमारे मिक्सर मशीन है और जो दूसरे इक्विपमेंट्स हैं, अगर बिजली के पॉइंट कहीं दूर हो तो उसके लिए। स्क्रैपर, अगर उस सरफेस पे कोई ऐसी चीज़ हो जो कि स्क्रैप करके सफाई करनी हो। स्पाइक शूज़, ताकि अगर इपॉक्सी की फ्लोरिंग जो हम कर रहे हैं उसके ऊपर चल फिर करने के लिए। उसके बाद स्पाइक शूज़ के बाद हमारे पास रोलर आते हैं, रोलर और स्पाइक रोलर, अगर मटेरियल फैलाना हो। स्पाइक रोलर उस सूरत में काम आएगा जब मोटा हम लोग इपॉक्सी का काम करें, और उसके ऊपर स्पाइक रोलर इसलिए चलाया जाता है ताकि इपॉक्सी के अंदर के जो है बबल्स जो है वो ख़त्म किए जा सके। फर्दर हमारे पास स्प्रेडर है, जिससे लंबे जो बड़े गुरमाले भी होते हैं या छोटे स्टील के ब्लेड से भी हम जो है वो इपॉक्सी को फैला सकते हैं। और एक इलेक्ट्रिक मिक्सिंग मशीन, जिससे हम इपॉक्सी का मटीरियल मिक्स करते हैं। अब जब ये तमाम चीज़ होगी तो हमें एक और चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि जो हमारे इपॉक्सी का मटेरियल हो वो एक ऐसी जगह पे स्टोर हो जो जहाँ पे वेल वेंटिलेटेड हो, अंदर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी ना हो, एक स्टोरेज रूम हो जहाँ पे सनलाइट हो और मतलब सूरज की प्रॉपर रोशनी आती हो, वेंटिलेटेड हो, और जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एक्सीड ना करे, बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो। मिसाल के तौर पर 50 डिग्री से ऊपर जो है वो स्टोरेज एरिया में टेम्परेचर जो है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए। अब जब हम काम शुरू करें तो हमें इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि जहाँ पे हमने इपॉक्सी फ्लोरिंग का काम करना है वहाँ पे कोई दूसरी प्रोडक्शन की, स्टोरेज की, फोर्क लिफ्टर चलने की कोई दूसरी एक्टिविटी ना चल रही हो, और वो पर्टिकुलर एरिया जो है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया गया हो जहाँ पे इपॉक्सी फ्लोरिंग होनी है। फर्दर मोर आसपास के एरिया को जो है हमें प्रॉपरली जो है वो प्रोटेक्ट करना है। यूजुअली हम लोग जिस एरिया में इपॉक्सी फ्लोर की सरफेस प्रिपरेशन करते हैं, जहाँ पे ग्राइंडिंग होनी है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट उड़नी है, उस एरिया को हम जो है पॉलीथिलीन शीट से या किसी भी मटेरियल से कॉर्डन ऑफ कर लेते हैं, ताकि वो जो सी ग्राइंडिंग की डस्ट है और जो दूसरी एक्टिविटी की जो डिब्री है वो उस एरिया से जो है वो बाहर ना जा सके। तो उस एरिया की प्रॉपर प्रोटेक्शन करना भी बहुत ज़रूरी है। Now once the protection itself is done, we can always start with the grinding and the surface preparation of the area. इसमें हमारे पास बड़ी बड़ी ग्राइंडिंग मशीन्स हैं जिससे अगर हमारे इपॉक्सी के फ़र्श को पहले तो ग्राइंड करके स्मूथ किया जाता है, लेवल ऑफ किया जाता है। थोड़ी सी अगर इसके अंदर पोरोसिटी नहीं है और वो हल्की सी, जैसे कहते हैं ना, सीमेंट के फ़र्श में अगर चूस नहीं है तो ग्राइंड करके कुछ इसके पोर्स खोले जाते हैं, और फिर सेम टाइम वैक्यूम मशीन से जो है जो डस्ट होती है उसको कलेक्ट कर लिया जाता है, ताकि इर्द गिर्द का जिस एरिया पे प्राइमर लगना है और फर्दर इपॉक्सी फ्लोरिंग करनी है वो एरिया हमारा जो है वो डस्ट फ्री हो।
अब जब ये तमाम तर काम कर लेते हैं तो उसके बाद फिर हमारे क्रैक फिलिंग का स्टेज आता है, जिसमें हम रेसी EPO क्रैक फिल हमारा एक प्रोडक्ट है वो रेकमेंड करते हैं। अगर क्रैक्स बहुत ज़्यादा डीप हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि वहाँ पे हमारे रेजिन हार्डनर के साथ फिलर का रेशो थोड़ा कम करके इसको पोरेबल मटेरियल बना दे ताकि वो क्रैक्स के अंदर डीपली पेनिट्रेट कर जाए। या तो अगर बहुत बारीक क्रैक्स है उसको हल्का सा खोल के पेड़े की कंसिस्टेंसी का जो है वो मटेरियल बना लिया जाए, जो कि बहुत ज़्यादा उसका स्लम्प ना हो। वो इट शुड बी लाइक अ मोटर, और उसके ऊपर फिर स्क्रैपर से या किसी स्टील ट्रॉवल से उसको अंदर प्रेस करके जो है उसके ऊपर ग्राइंडर से जो है ये क्लियर कर दिया जाए। इस पूरे की पूरी एप्लीकेशन की एक छोटी सी वीडियो का लिंक है जो कि हम नीचे अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और इस वीडियो के आखिर में भी अगर हो सका तो वो वीडियो हम प्ले कर देंगे। अब क्रैक्स भरने के बाद जो एक स्टेज आता है वो आता है प्राइमर का। ऑफ कोर्स बिफोर प्राइमर, जैसे मैंने पहले भी कहा था, पूरे एरिया को हम ब्रूम से साफ़ करेंगे, सफाई होगी उस एरिया की। हो सका तो वैक्यूम से वो पूरा का पूरा एरिया क्लीन किया जाएगा ताकि वो डस्ट फ्री हो। डस्ट फ्री होने के बाद हमारा रेसी EPO प्राइमर की जो है सरफेस पे एप्लीकेशन कर दी जाएगी। रेसी EPO प्राइमर होने के बाद फिर जो भी इपॉक्सी फ्लोरिंग का सिस्टम है, अब ये इपॉक्सी फ्लोरिंग के सिस्टम हम अपनी मुख्तलिफ पिछली वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें हमारे पास रेसी EPO टफ माइट, ग्लॉस माइट, कैम माइट, रोल कोट और EPO FS 5000, इनमें से कोई भी प्रोडक्ट्स जो है वो यूज़ हो सकते हैं। रेसी EPO FS 5000 अगर कोई मोटा बेस बनाना हो, रेसी EPO रोल कोट अगर कोई पतली रोलर अप्लाइड 300-500 माइक्रोन की इपॉक्सी कोटिंग करनी हो, टफ माइट वुड बी अ जनरल पर्पस इपॉक्सी फ्लोरिंग जो हमारे नॉर्मल स्टोरेज एरियाज़ पे और जहाँ पे बहुत ज़्यादा केमिकल का काम नहीं होता वहाँ पे इस्तेमाल होती है। रेसी EPO ग्लॉस माइट इज़ अ हाई ग्लॉस इपॉक्सी फ्लोरिंग जो कि लाइट्स वगैरह को रिफ्लेक्ट करती है। जहाँ पे अगर हमारे लाइटिंग के इशूज़ है, कोई वेयर हाउसिंग है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस चाहिए, तो वहाँ पे हम ग्लॉस माइट रेकमेंड करते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है रेसी EPO कैम माइट। कोई ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा केमिकल स्टोरेज का काम है तो वहाँ पे हम ये रेसी EPO कैम माइट इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दैट वॉज इट फ्रॉम अस टुडे। हमें सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, यूट्यूब पे बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। हमें सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच और अस्सलाम वालेकुम।